आजादी मिलने से एक साल पहले हमें देखने को मिलता है पूरे देश में एक जबरदस्त पॉलिटिकल गेम ऑफ थ्रोन्स। गांधी जी इतने डेस्परेट थे पार्टीशन को रोकने के लिए कि वो माउंटबैटन से कहते हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी जिन्ना को दे दो, कुर्सी जिन्ना को दे दो। 1946 के बाद अचानक से जिन्ना के पास बहुत भारी पॉलिटिकल पावर आ गई हाथों में। लेकिन डायरेक्ट एक्शन डे का यह हादसा तो बस शुरुआत थी। पार्टीशन किए जाने से पहले अभी तो और बहुत सारे दंगे बाकी थे। जब तक कत्लेआम खत्म हुआ तब तक कलकत्ता लाशों का शहर बन चुका था। लेकिन पंडित नेहरू के द्वारा यह कहा जाना मीडिया के सामने एक बहुत बड़ी गलती साबित होता है। मोहम्मद अली जिन्ना डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान करते हुए कहते हैं, या तो भारत का बंटवारा होगा या फिर भारत की तबाही होगी। नमस्कार दोस्तों, साल 1946 पूरे देश में बड़े हलचल का माहौल था। ये बात साफ हो चुकी थी कि अंग्रेज भारत छोड़कर जाने वाले हैं। सवाल इस बात का नहीं था कि भारत को आजादी मिलेगी या नहीं, अब सवाल इस बात का था कि भारत को आजादी कब और कैसे मिलेगी। चार बड़े कारण थे इसके पीछे। पहला, 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट। महात्मा गांधी की लीडरशिप के अंडर करोड़ों हिंदुस्तानियों ने आवाज उठाई ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। दूसरा, 1944-45 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी का संघर्ष और उसके बाद हुए रेड फोर्ट ट्रायल्स, जिससे एक बड़ा झटका पड़ा ब्रिटिश हुकूमत को। तीसरा, इसके बाद हुई रॉयल नेवी म्यूटिनी, जिसमें ब्रिटिश नेवी में मौजूद इंडियन सोल्जर्स ने रिवोल्ट कर दी। और चौथा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। भारी अनएम्प्लॉयमेंट, खतरनाक इकोनॉमिक रिसेशन और डगमगाती हुई ब्रिटिश इंडस्ट्रीज और ट्रेजरी। 1945 में हुई इलेक्शंस के बाद यूके के नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं क्लेमेंट एटली, और इनकी पार्टी ने तो अपने मैनिफेस्टो तक में वादा किया था कि भारत को आजादी देंगे। पूरा माहौल अब इस कदर भारत की आजादी के फेवर में बन चुका था कि अब मेजॉरिटी ब्रिटिश जनता भी इंडिया को आजादी देने के फेवर में थी। अब चर्चा इस बात पर हो रही थी कि एग्जैक्टली किस तरीके से ये ट्रांसफर ऑफ पावर किया जाएगा। और यहां दोस्तों, आजादी मिलने से एक साल पहले हमें देखने को मिलता है पूरे देश में एक जबरदस्त पॉलिटिकल गेम ऑफ थ्रोन्स। जो इस आखिरी एक साल में हुआ दोस्तों, इसकी कहानी ज्यादा हमारी इतिहास की किताबों में बताई नहीं जाती। हजारों ओरिजिनल सोर्सेज और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, माउंटबैटन के द्वारा लिखी गई चिट्ठियों के आधार पर फेमस राइटर्स डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस ने अपनी किताब लिखी थी फ्रीडम एट मिडनाइट। इस किताब में इस आखिरी एक साल की घटनाओं को बड़ी डिटेल में कैप्चर किया गया। और अब सोनी लिव ने इसकी एक बेहद बेहतरीन अडैप्शन करी है वेब सीरीज में, डायरेक्टेड बाय निखिल अडवाणी। इस वेब सीरीज का नाम भी है फ्रीडम एट मिडनाइट। सीधी रीढ़ वाले हिंदुस्तान और झुके हुए हिंदुस्तान, इन दोनों में से किसी एक को चुनना है। फैसला इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। हाल ही में ही रिलीज हुई है, मैंने पूरी सीरीज देखी, मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। इसलिए मैंने सोचा इस वीडियो में मैं भी आपको सुनाना चाहूंगा इस आखिरी एक साल की दास्तां। आइए जानते हैं जनवरी 1946 से लेकर अगस्त 1947 की कहानी। जनवरी 1946 में दोस्तों, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नक्शा कुछ ऐसा दिखता था। येलो कलर में है सारे ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस और पिंक कलर में है प्रिंसली स्टेट्स। प्रोविंसेस को बेसिकली स्टेट्स की तरह समझ लो। ब्रिटिश हुकूमत के अंदर जो स्टेट्स होती थी, टोटल में 17 प्रोविंसेस थे। इनमें से 11 में ऑलरेडी इलेक्शंस होती थी। सही सुना आपने, इलेक्शंस होती थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने साल 1935 में अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया था। इसके तहत इन प्रोविंसेस को काफी हद तक ऑटोनॉमी दी गई थी और इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स और इंडियन मिनिस्टर्स का कॉन्सेप्ट भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। वो अलग बात है कि कई सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में पावर ब्रिटिश ने अपने पास ही रखी थी, जैसे कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल के पास पावर थी डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस और वीटो राइट्स की। लेकिन फिर भी 1935 के बाद इंडियंस को इतनी आजादी दे दी गई थी कि हम खुद के पॉलिटिशियंस इलेक्ट कर सकते और उन पॉलिटिशियंस के पास कुछ हद तक पावर होती। इसलिए साल 1937 में पहली बार प्रोविंशियल इलेक्शंस होती हैं। इन इलेक्शंस में उस वक्त की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया, जैसे कि कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग या सिकंदर हयात खान की यूनियनिस्ट पार्टी हो, और बहुत से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी लड़े। इन इलेक्शंस में करीब 3 करोड़ हिंदुस्तानियों ने वोट दिया। हालांकि हर किसी को वोट देने का अधिकार नहीं था, कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखी गई थी, जैसे कि आपके पास कुछ प्रॉपर्टी होनी जरूरी है या जमीन होनी जरूरी है। नतीजा यह था कि 11 में से 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस पार्टी जीतती है।
बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बिहार और ओडिशा। बाकी प्रोविंसेस में कोलेशन गवर्नमेंट बनती है। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी पावर में आती है, आसाम में आसाम वैली पार्टी, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी जिसे मुस्लिम लीग का समर्थन मिलता है, और सिंध में क्योंकि कोई सिंगल विनर नहीं था तो कई सारे लीडर्स का एक कोलेशन बनता है। मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। कई सारी सीटें एक्चुअली में रिजर्व थी मुसलमान लोगों के लिए। उन रिजर्व सीटों में से भी सिर्फ 22% ही मुस्लिम लीग जीती थी। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज होती है इससे अगली इलेक्शंस में, 9 साल बाद साल 1946 में। अगली प्रोविंशियल इलेक्शंस 1946 में ही होती है क्योंकि बीच में वर्ल्ड वॉर 2 आ गई थी और कांग्रेस ने प्रोटेस्ट भी करना शुरू कर दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। इस समय तक कम्युनल डिवाइड हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में बहुत बढ़ चुका था। इसके पीछे कई कारण थे जिनकी बात मैं इस वीडियो में नहीं करूंगा क्योंकि इसकी बात मैंने इन वीडियोस में ऑलरेडी करी है। बहुत लंबा इतिहास है इसके पीछे। एक बड़ा कारण यह था कि जिन्ना जैसे पॉलिटिशियंस ने भड़काऊ भाषण दिए, लोगों के अंदर डर भरा। One India is impossible realization. It will inevitably mean that the Muslim will be transferred from the domination of the British to the caste Hindu rule. और इसका नतीजा ये हुआ कि 1946 की इलेक्शंस में मुस्लिम लीग 11 में से 2 प्रोविंसेस जीत जाती है। बंगाल और सिंध पूरी तरीके से मुस्लिम लीग के कंट्रोल में चले जाता है। हालांकि बाकी जो 9 प्रोविंसेस थे उनमें कांग्रेस की जीत हुई थी तो वहां पे कांग्रेस की सरकार बनती है। लेकिन पॉइंट यहां पर यह भी था कि सारे प्रोविंसेस में जितनी भी रिजर्व्ड मुस्लिम सीटें थी उनमें से 87% सीटें मुस्लिम लीग जीतती है। ऊपर से पंजाब के प्रोविंस में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मुस्लिम लीग थी। हालांकि सरकार उनकी नहीं बनी थी। सरकार इवेंचुअली बनती है कांग्रेस, अकाली दल और यूनियनिस्ट पार्टी की साथ में मिलकर। इस सब का मतलब यह था कि 1946 के बाद अचानक से जिन्ना के पास बहुत भारी पॉलिटिकल पावर आ गई हाथों में। ब्रिटिश को मजबूरन जिन्ना के साथ भी नेगोशिएट करना जरूरी था। वो सिर्फ कांग्रेस की मर्जी के अनुसार आजादी नहीं दे सकते थे क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव से ये डेमोक्रेसी है, यहाँ इलेक्शंस हुई थी और जनता ने यही लीडर्स चुने थे। जिन्ना सीधे तौर पर देश का बंटवारा चाहते थे, एक अलग पाकिस्तान का देश बनाना चाहते थे, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के सभी लीडर्स पार्टीशन के खिलाफ थे। वो एक यूनाइटेड इंडिया रखना चाहते थे। इंटरेस्टिंगली अगर आप जिन्ना का इतिहास देखोगे तो 26 साल पहले वो खुद कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे और हिंदुओं और मुसलमानों को साथ में रखने की बात करते थे। साल 1950 में जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे तो जिन्ना ने उनका स्वागत किया था। गुर्जर सभा में गांधी जी के साउथ अफ्रीका के किस्से जनता को सुनाए थे और उनकी तारीफ करी थी। जिन्ना के दादा प्रेमजी भाई मेघजी ठक्कर एक भाटिया राजपूत थे। उन्होंने इस्लाम में तब कन्वर्ट किया जब उस वक्त के ऑर्थोडॉक्स हिंदूज ने उन्हें एक्स कम्युनिकेट कर दिया था जब उन्होंने फिशिंग बिजनेस में कदम रखा था। तो यानी कुछ पीढ़ी पहले जिन्ना का परिवार एक हिंदू परिवार था और जो सोशल कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें सहने पड़े उससे बचने के लिए उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था ताकि वो अपना बिजनेस ठीक तरह से कर सके। साल 1920 में पहली बार दरार देखने को मिलती है जिन्ना और कांग्रेस के बीच में। जिन्ना गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंस स्टाइल से असहमत थे। जब 1920 के नागपुर के सेशन में नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन पास हुआ तो वो उसके खिलाफ थे। उनका मानना था कि इस तरीके से आजादी नहीं मिल सकती। I feel compelled to oppose this motion. मिस्टर गांधी मुल्क को गलत राह पे ले जा रहे हैं। पार्टी छोड़ने के बाद जिन्ना ने कहा, मुझे इस स्यूडो रिलीजियस अप्रोच की पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। मैं कांग्रेस और गांधी जी से अलग हो रहा हूं। मैं मॉब हिस्टीरिया को बढ़ावा देने में विश्वास नहीं करता। उस समय जिन्ना इतने सेक्युलर थे कि उन्होंने गांधी जी की खिलाफत मूवमेंट का भी विरोध किया। ये मूवमेंट मुस्लिम मुद्दों पर थी और भारतीय मुसलमानों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करने के लिए शुरू की गई थी। लेकिन समय के साथ साथ कांग्रेस द्वारा नजरअंदाज किए जाने की भावना ने उनके एम्बिशन को जन्म दिया। लेट 1920s में जिन्ना पॉलिटिक्स को छोड़ देते हैं, लंदन चले जाते हैं लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए। वो लौटते हैं सिर्फ मिड 1930s में और जब वो लौटते हैं तो बिल्कुल ही बदला हुआ रूप उनका सामने दिखता है। लौटने के बाद वो अपने आप को इंडियन मुसलमानों का इकलौता स्पोक्स पर्सन घोषित कर देते हैं। I am the sole spokesman of Muslims in India. एक पाकिस्तान का देश बनाने के लिए वो कैंपेनिंग करते हैं भारत के सेकेंड लास्ट वाइसरॉय आर्चीबाल्ड वेवल के सामने। अब थोड़ा सा अपनी टाइमलाइन पर वापस आते हैं। फरवरी 1946 में रॉयल नेवी म्यूटिनी होती है और 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली कैबिनेट मिशन को भारत भेजते हैं। ये एक 3 मेंबर कमेटी थी जो नेगोशिएशंस चालू करती है आजादी देने के लिए कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के नेताओं से। इनके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला, वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को फिर से बनाना। ये ब्रिटिश इंडिया सरकार का कैबिनेट था जिसमें सभी मिनिस्ट्रीज शामिल थी। वाइस रॉय वेवल ने प्रपोज किया कि वाइस रॉय और
कमांडर इन चीफ को छोड़कर बाकी सारे मेंबर्स इस काउंसिल के इंडियन होंगे। लेकिन जिन्ना ने यहां पर कहा कि मैं तब तक एग्री नहीं करूंगा जब तक सिर्फ मुस्लिम लीग को अधिकार ना दिया जाए मुस्लिम मेंबर्स अपॉइंट करने का इस काउंसिल में। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी और पार्टी का कोई मुस्लिम यहां इस काउंसिल में अपॉइंट किया जाए। वो खुद को मुसलमानों के इकलौते लीडर के तौर पर देखते थे। दूसरा ऑब्जेक्टिव, भारतीय नेताओं के साथ समझौता करना ताकि इंडिया के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सके। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया जिसे बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के रूप में जाना गया। इसे बाद में जाकर लीड किया गया डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। और तीसरा ऑब्जेक्टिव यहां पर था सबसे इंपॉर्टेंट, इस चीज का एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाए कि ज्योग्राफिकली और पॉलिटिकली इंडिया कैसा दिखेगा ब्रिटिश के जाने के बाद। 16 मई साल 1946 कुछ नेगोशिएशंस और डिस्कशंस के बाद कैबिनेट मिशन अपना प्लान सामने रखता है। We have decided on a united India that will look something like this. ये प्रपोज करते हैं कि इंडिया को 3 ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया जाए। पहला सेक्शन ए जो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज हैं, दूसरा सेक्शन बी जो नॉर्थ वेस्ट में मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं और तीसरा सेक्शन सी ईस्ट में मौजूद मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज। बाकी जमीन जो प्रिंसली स्टेट्स के अंडर बची उनको लेकर ज्यादा कुछ कहा नहीं गया इस प्रपोजल में। इस प्रपोजल के अनुसार इंडिया कहने के लिए यूनाइटेड ही रहेगा, एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, लेकिन उस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स नहीं होंगी। सिर्फ डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशंस की पावर उसे दी जाएगी और बाकी सारी जो पावर्स हैं वो इन ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस में बांट दी जाएगी। क्योंकि इस प्लान के अनुसार काफी हद तक ऑटोनॉमी मिल रही थी मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज को, इसलिए जिन्ना इस प्लान को स्वीकार कर लेते हैं। जिन्ना ने प्लान मान लिया। अगर जिन्ना मान गया है तो हमें भी मान जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, धर्म के नाम पर लकीरें खींचने को हम कब से तैयार हो गए, और फर्क क्या रह गया हम में और जिन्ना में? लेकिन कांग्रेस शुरू में इस प्लान को स्वीकार नहीं करती क्योंकि कांग्रेस के लीडर्स यूनाइटेड इंडिया को लेकर अड़े हुए थे। वो ऐसी टूटी फूटी सरकार नहीं चाहते थे जिसमें जिन्ना के साथ काम करना पड़े। पंडित नेहरू दूसरे ऑब्जेक्टिव पर रेडी हो जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम शामिल होना चाहते हैं। उनका आइडिया यह था कि एक बार हम सरकार बना ले तो बाद में जो कैबिनेट मिशन द्वारा दिया गया स्ट्रक्चर है इसमें हम ट्वीक्स कर सकते हैं। लेकिन पंडित नेहरू के द्वारा यह कहा जाना मीडिया के सामने एक बहुत बड़ी गलती साबित होता है। 10 जुलाई 1946 की बात है। नेहरू ऑलरेडी कांग्रेस प्रेसिडेंट बन चुके थे। बॉम्बे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं। बात करते वक्त वो मीडिया के सामने कहते हैं कि भले ही कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हिस्सा लेने पर सहमति दे दी है, लेकिन जरूरत पड़ने पर कैबिनेट मिशन प्लान को बदलने का अधिकार भी कांग्रेस के पास है। जैसे ही नेहरू की ये स्टेटमेंट अखबारों में छपी तो जिन्ना को महसूस हुआ कि नेहरू अपनी विचारधारा थोपने की योजना बना रहे हैं। जिन्ना ने तुरंत जाकर कैबिनेट मिशन प्लान ठुकरा दिया और कांग्रेस के साथ काम करने को भी इनकार कर दिया। 29 जुलाई साल 1946 जिन्ना अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं और ऐलान करते हैं कि मुस्लिम लीग संघर्ष शुरू करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों को अलग पाकिस्तान नहीं दिया गया तो वो डायरेक्ट एक्शन शुरू कर देंगे। अगले दिन 30 जुलाई को जिन्ना ऐलान करते हैं कि 16 अगस्त का दिन डायरेक्ट एक्शन डे होगा। वो कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते, अगर आप युद्ध चाहते हो तो हम आपके ऑफर को बिना झिझक स्वीकार करते हैं। या तो भारत का बंटवारा होगा या फिर उसकी तबाही होगी। अगर कांग्रेस जंग मान रही है तो हम इनकार नहीं करेंगे। डायरेक्ट एक्शन डे का एपिसेंटर बंगाल बनता है क्योंकि वहीं पर मुस्लिम लीग के पास सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पावर थी। 1946 की इलेक्शंस में 250 में से 115 सीट्स मुस्लिम लीग जीती थी और कांग्रेस ऑपोजिशन में बैठी थी सिर्फ 62 सीट्स के साथ। उस वक्त बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे हुसैन शाहिद सुहरावार्दी। इन्हें बुचर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है आज के दिन। वाइसरॉय वेवल ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी थी इनके ऊपर। इन्हें कहा था वन ऑफ द मोस्ट इनएफिशिएंट, कंसीटेड एंड क्रूकेड पॉलिटिशियंस ऑफ इंडिया। इन चीफ मिनिस्टर ने डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर कट्टरता से पीड़ित गुंडे, बेरोजगार और फ्रस्ट्रेटेड, ब्रेन वॉश्ड और एंटी सोशल लोगों को सड़कों पर खुली छूट दे दी। गुंडों को इस तरीके से खुला छोड़ दिया गया कि वो जो चाहे वो कर ले। पुलिस को भी पॉपुलिस्ट मूवमेंट का समर्थन करने का निर्देश दिया गया। ये देखिए किताब में क्या लिखा है। जब तक कत्लेआम खत्म हुआ तब तक कैलकाटा लाशों का शहर बन चुका था। किताब का दावा है कि लगभग 6000 लोगों की जान गई। 16 अगस्त से लेकर 19 अगस्त के बीच लगभग 15,000 लोग घायल हुए बंगाल में। लेकिन डायरेक्ट एक्शन डे का यह हादसा तो बस शुरुआत थी। पार्टीशन किए जाने से पहले अभी तो और बहुत सारे दंगे बाकी थे। डायरेक्ट एक्शन डे का यह भयानक परिणाम जिन्ना के कैबिनेट मिशन से बैकआउट करने का नतीजा था। लेकिन इससे एक अच्छी चीज ये हुई कि वाइसरॉय वेवल ने अब नेहरू और कांग्रेस को इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए इनवाइट कर दिया।
6 अगस्त 1946 वाइसरॉय वेवल ने नेहरू को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। 2 दिन बाद 8 अगस्त को वेवल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच दरारों को भरने की कोशिश की और जिन्ना को कांग्रेस के साथ सहयोग करने की सलाह दी। टाइमलाइन को थोड़ा समझो, यहां पर यह सब तब हो रहा था जब डायरेक्ट एक्शन डे की तारीख की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन हिंसा भी शुरू नहीं हुई थी। हिंसा 16 अगस्त से होनी शुरू होती है और उससे ठीक एक दिन पहले 15 अगस्त 1946 को जिन्ना और नेहरू की मुलाकात होती है। नेहरू और जिन्ना दोनों सहमति जताते हैं कि कम्युनल प्रॉब्लम्स को केवल म्यूचुअल डिस्कशंस के जरिए सुलझाया जा सकता है। नेहरू कहते हैं कि विवादित मुद्दों को फेडरल कोर्ट के पास भेजा जाएगा और अगर प्रोविंसेस खुद मांग करें तो कांग्रेस ग्रुपिंग का प्रिंसिपल स्वीकार कर सकती है। जिन्ना को मनाने के लिए नेहरू कई सारी कंसेशंस देते हैं। वो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस की जब नई सरकार बनेगी तो हम मुस्लिम लीग को 5 सीटें, 5 मिनिस्ट्रीज दे देंगे। लेकिन फिर जिन्ना ये शर्त रखते हैं कि सिर्फ मुस्लिम लीग को ही मुसलमानों के लिए नॉमिनीज देने का अधिकार हो। ये एक ऐसी चीज थी जो कांग्रेस कभी मानने को तैयार नहीं थी। कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी थी, हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों उसकी लीडरशिप में मौजूद थे। जिन्ना की ये डिमांड स्वीकार करने का मतलब होता कि कांग्रेस एडमिट कर ले कि सारे मुसलमानों का अधिकार सिर्फ जिन्ना के पास ही है और कोई पार्टी मुसलमानों से रिलेटेड कुछ कर ही नहीं सकती। इसलिए बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती। अगला दिन डायरेक्ट एक्शन डे होता है और उसके बाद कई दिनों तक बंगाल में भरपूर वायलेंस देखने को मिलता है। इन घटनाओं के करीब एक हफ्ते बाद 25 अगस्त 1946 को वाइसरॉय हाउस से एक घोषणा आती है। ये कहते हैं कि एक इंटरिम गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की जाए। Thank you for accepting my invitation, but there is a condition. His Majesty the King has accepted the resignations of the present members of the Governor General's Executive Council. His Majesty has been pleased to appoint the following: Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Dr. Rajendra Prasad, Mr. M. Asif Ali, Mr. C. Gopalacharya, Mr. Sarat Chandra Bose, Dr. John Mathai, सरदार बलदेव सिंह। इन सभी लोगों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा इंटरिम गवर्नमेंट के तौर पर अपॉइंट कर दिया जाता है। 2 सितंबर से इंटरिम सरकार ऑफिस टेकअप करेगी, लेकिन इसके अलावा एक और चीज कही जाती है। 2 और मुस्लिम सदस्य हैं जिनकी नियुक्ति बाद में की जाएगी। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब होता है एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट। जब तक ब्रिटिश पूरी तरीके से इंडिया को नहीं छोड़कर चले जाते तब तक ये वाली सरकार ट्रांजिशन में देखरेख का काम करेगी। इस इंटरिम सरकार के द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी को लीड किया जाता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा। दिलचस्प बात यह है कि कई सारे लोग अक्सर भूल जाते हैं कि हमारी पूर्ण स्वराज की मांग के बावजूद 1947 में जो हमें आजादी मिली वो वास्तव में डोमिनियन स्टेटस था। हमें पूरी तरीके से आजादी एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बनने की सिर्फ 1950 में ही मिली, जब हमारा संविधान लागू हुआ। अब कांग्रेस की विचारधारा पर अपॉइंट हुई ये इंटरिम सरकार को देखकर जिन्ना बेचैन हो जाते हैं। नेहरू का ऑफर ठुकराना महंगा साबित हुआ है कायद। मुस्लिम मेंबर नॉमिनेट करने का हक ही नहीं है। लीग का वजूद खतरे में आ गया है कायद। हम भी खेलेंगे, हम इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन करेंगे। 15 अक्टूबर साल 1946 को वो फाइनली मान जाते हैं कि मुस्लिम लीग बिना किसी कंडीशंस के इस इंटरिम सरकार का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन यहां भी एक ट्विस्ट था, जिन्ना खुद इसमें शामिल नहीं होते। अपनी जगह वो लियाकत अली खान को नॉमिनेट करते हैं। ये वही लियाकत अली खान है जो बाद में जाकर 1947 से लेकर 1951 तक पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। शुरुआत में मुस्लिम लीग को सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री दी गई, लेकिन नेहरू ने जिन्ना से वादा किया था कि वो 5 मिनिस्ट्रीज कम से कम मुस्लिम लीग को देंगे। तो बाद में जाकर उन्हें कॉमर्स, रेलवे एंड कम्युनिकेशंस, पोस्ट एंड एयर, हेल्थ और पार्लियामेंट्री अफेयर्स, लॉ मिनिस्ट्री भी उन्हें दे दी गई। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर शायद आपको देखकर लगे सब सही चल रहा है, एक बैलेंस्ड इंटरिम सरकार बन गई है तो एक यूनाइटेड इंडिया रह सकता है, पार्टीशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद चीजें धीरे धीरे बिगड़ने लगी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लिए एक साथ काम करना लगातार मुश्किल होता गया। बिना लीग की इजाजत के ये कानून पास नहीं हो सकता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि लगातार देश में हिंदू मुस्लिम दंगे देखने को मिल रहे थे। इस नई इंटरिम सरकार के बनने के कुछ ही हफ्तों बाद बंगाल प्रोविंस के फार ईस्टर्न हिस्से में एक बहुत बड़ा दंगा होता है। नोआखली एक ऐसा इलाका था जहां ज्यादातर मुस्लिम्स रहते थे और ये ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से बड़े पिछड़े हुए थे। ये अपनी खेती और बुनियादी जरूरतों के लिए हिंदू मनी लेंडर्स पर निर्भर रहते थे। लेकिन 1930 में आई ग्रेट डिप्रेशन के समय इन रिश्तों में खटास आने लगी थी। 2 महीने पहले हुए कैलकाटा दंगों के बाद इस इलाके में भी नफरत अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। 10 अक्टूबर साल 1946 नोआखली में करीब 200 स्क्वायर मील के इलाकों में हथियार लिए भीड़
लूटपाट करने लगती है, आग लगाई जाती है और हत्याएं देखने को मिलती हैं। इस दौरान फोर्स्ड कन्वर्जन्स भी देखने को मिलते हैं, जिन्हें चीफ मिनिस्टर सुहरावर्दी ने भी स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने ना ही कोई कदम उठाया इसे रोकने के लिए और ना ही प्रभावित इलाकों में कोई दौरा किया। दंगों के बाद भारी रेफ्यूजीज की भीड़ कैलकाटा की तरफ आई। रोज के करीब 1200 से ज्यादा लोग कैलकाटा पहुंचते। सबसे ज्यादा सहानुभूति इन दंगों के बाद अगर किसी लीडर में थी तो वो महात्मा गांधी में थी। गांधी जी इन घटनाओं से बेहद दुखी थे और खुद जाकर देखना चाहते थे कि एक ही मिट्टी के लोग एक दूसरे के खिलाफ इस कदर कैसे खड़े हो गए। 6 नवंबर साल 1946 को गांधी नोआखली जाते हैं और उस दिन से लेकर फरवरी 1947 तक वहीं रहते हैं। नंगे पैर चलते हुए वो नोआखली के सारे 47 गांवों का दौरा करते हैं और लगभग 180 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। उनकी जो कोशिश थी हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने की, वो इस लेवल की थी कि आज तक किसी लीडर ने उसके बाद से मुझे नहीं लगता कि इस लेवल का काम किया होगा कम्युनल यूनिटी बढ़ाने के लिए। गांधी जी एक एक गांव में जाते पैदल चलकर और हर गांव में तलाश करते कि एक हिंदू और एक मुस्लिम नेता मिले। फिर वो उनसे बातचीत करते, उन्हें मनाते कि वो एक ही घर में रहे, एक ही छत के नीचे साथ रहे और पूरी गांव की शांति के गारंटर बन जाए। हर एक गांव में जाकर उन्होंने यही चीज रिपीट करी कि एक हिंदू नेता एक मुस्लिम नेता दोनों को साथ में मिलाओ और दोनों को लीडरशिप का रोल दो। गांव वालों को पूरी तरीके से शांति बनाए रखने की गारंटी दी जाए। गांव वालों को कम्युनल हार्मनी का एक जीता जागता उदाहरण दिखाया जाए। जब किसी ने गांधी जी से पूछा कि वो दिल्ली में कांग्रेस की जिन्ना के साथ बातचीत में मदद करने की बजाय नोआखली में क्यों है, तो उन्होंने पता है क्या जवाब दिया? अ लीडर इज ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पीपल ही लीड्स। Their desire to live together in peaceful neighborliness will be reflected by their leaders. अगर जनता एकजुट होकर शांति से रहने लग जाए तो यही चीज पॉलिटिशियंस में भी रिफ्लेक्ट होने लगेगी। गांधी जी का मानना था कि सबसे पहले लोगों को आपस में शांति रखनी होगी। उनका यह भी मानना था कि अगर सभी लोग देश में रहने वाले ऐसा करने लगे तो पार्टीशन किसी भी हाल में नहीं होगा। उनका पूरा समय नोआखली में यह सुनिश्चित करने के लिए था कि एक यूनाइटेड इंडिया में यूनिटी बनी रहे और हर कोई मिलजुल कर रहे। दूसरी तरफ पंडित नेहरू का मानना था कि गांधी जी भारत के शरीर पर एक घाव से दूसरे घाव को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा वो मरहम लेकर भारत के शरीर पर एक एक घाव को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि वे इन घावों के कारण को पता लगाएं और शरीर के समग्र इलाज में हिस्सा लें। दोनों ही नेहरू और गांधी अपनी जगह सही थे। गांधी जी ने जो संघर्ष किया नोआखली में, उसकी सफलता उन्हें देखने को मिली। कुछ महीने बाद बंगाल से सभी दंगों की खबरें खत्म हो गई थी, लेकिन वो अकेले एक ही आदमी थे। कितनी जगहों पर जाकर दंगे रोकते। 24 अक्टूबर साल 1946 बिहार में हिंदुओं ने नोआखली की घटनाओं का बदला लेना शुरू कर दिया था। यही हाल यूनाइटेड प्रोविंसेस का भी था। नफरत और उसका आंख के बदले आंख वाला जवाब गांधी की आंखों में उनके देश को सही में अंधा बना रहा था। गांधी जी को यह धीरे धीरे एहसास होने लगा कि जिन्ना ने जो पकड़ बना रखी है मुस्लिम समुदाय के एक बड़े हिस्से पर, वो कितनी मजबूत है। उन्हें लगा कि शायद जिन्ना को मना कर ही इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकाला जा सकता है। मार्च 1947 पॉलिटिकली एक और बड़ा झटका लगता है कांग्रेस पार्टी को। पंजाब में मुस्लिम लीग कोalition सरकार को तोड़ने में कामयाब होती है। ये वाला प्रोविंस मुस्लिम लीग के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि इस प्रोविंस के बिना पाकिस्तान का देश बनाना पॉसिबल नहीं था। रावलपिंडी में दंगे होते हैं और 2 मार्च 1947 को चीफ मिनिस्टर खिजर हयात तिवाना को जनता और हिंसा के दबाव में रिजाइन करना पड़ता है। लेकिन सरकार गिराने के बावजूद मुस्लिम लीग अपनी खुद की सरकार नहीं बना पाती, क्योंकि बाकी सारी पार्टियां अब तक मुस्लिम लीग से बिल्कुल तंग आ चुकी थी। अकाली दल के सिख नेता मास्टर तारा सिंह तो पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग के बाहर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे तक लगाने लगे। इसकी वजह से मुस्लिम लीग के सपोर्टर्स और गुस्सा हुए और ज्यादा दंगे भड़क गए, इस बार लाहौर में। इस बीच ब्रिटेन में बैठे प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली भी फ्रस्ट्रेट होते जा रहे थे। इंडिया से आई दंगों की खबर उनके लिए भी बुरी खबर थी, क्योंकि इससे उनकी नाकामियत सामने आ रही थी। वो लॉर्ड लुइस माउंटबेटन को इंडिया का आखिरी वाइसरॉय अपॉइंट करते हैं और इनके कंधों पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं। दंगे रुकवाओ, जिन्ना को मनाओ, नेहरू को मनाओ, बातचीत करो, नेगोशिएशंस करो, किसी तरीके से हमें छुटकारा दिलाओ इस सब से। 22 मार्च 1947 माउंटबेटन इंडिया आते हैं और 2 हफ्ते बाद 5 अप्रैल को जिन्ना से मिलते हैं। माउंटबेटन खुद इंडिया का पार्टीशन नहीं कराना चाहते थे, ये यूनाइटेड इंडिया के फेवर में थे, तो जिन्ना को ये एक यूनाइटेड इंडिया का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन जिन्ना के द्वारा इसे ठुकरा दिया जाता है। बातचीत जारी रहती है 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। दूसरी ओर पंडित नेहरू और सरदार पटेल जिन्ना के इन ड्रामों से पूरी तरीके से तंग आ चुके थे। इंटरिम सरकार के हर दूसरे फैसले पर मुस्लिम लीग टांग अड़ा रही थी। जमींदारी को खत्म करने का वक्त आ चुका है। जमींदारों का
आदमी जमीन पर कानूनी हक है जिसे सरकार छीन नहीं सकती। सरकार को काम करने ही नहीं दिया जा रहा था और पूरे देश भर में खबर सुनने को मिल रही थी दंगों की। इस सब के चलते नेहरू और सरदार पटेल ने आपसी बातचीत करके इस इंडिपेंडेंट पाकिस्तान के विचार को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने ये देख लिया था कि अगर सरकार इसी तरीके से आगे चलती रही तो ये देश किसी भी लायक नहीं बचेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी में सभी लोग आखिरकार पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में मानने वाले प्लान को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन एक इंसान अभी भी इसके सख्त खिलाफ थे, महात्मा गांधी। गांधी अपनी तरफ से अभी भी पूरी कोशिश कर रहे थे कि देश का बंटवारा ना हो, देश को यूनाइटेड रखा जा सके। 1 अप्रैल 1947 को इसी मामले में गांधी माउंटबेटन से मिलते हैं। इस मीटिंग की कई सारी ओरिजिनल फोटोज और वीडियोस एक्चुअली में मौजूद हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गांधी माउंटबेटन से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज इंडिया का बंटवारा मत करो। प्लीज लॉर्ड लुई, डोंट डू इट। माउंटबेटन जवाब में कहते हैं कि बंटवारा करना उनका आखिरी विकल्प है। वो ये तभी करेंगे जब इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं बच जाएगा, और अभी उन्हें इसके अलावा कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। I can hand on heart assure you that dividing India is the last thing I want. It's a solution that I refuse to resort to if there's any other choice. गांधी जी इतने डेस्परेट थे पार्टीशन को रोकने के लिए कि वो माउंटबेटन से कहते हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी जिन्ना को दे दो। Make Jinnah the Prime Minister. What? You can't be serious. 300 मिलियन हिंदू जिन्ना के रूल के अंडर रहें, इसके लिए गांधी जी तैयार हो गए थे। उन्होंने कहा कि अगर देश को यूनाइटेड रखने का यही तरीका बचा है तो यही सही। उन्होंने माउंटबेटन से कहा कि मुस्लिम लीग को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया जाए, और अगर जिन्ना इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं तो कांग्रेस को सरकार बनाने दी जाए, जहां गांधी मानते थे कि मुस्लिम लीग के कुछ नेताओं को जगह दी जाएगी। माउंटबेटन इस बात को मान जाते हैं, लेकिन एक शर्त पर। वो गांधी जी से कहते हैं कि पहले कांग्रेस को मनाओ, अगर कांग्रेस इस बात से मान जाती है तो वो ये करने को तैयार है। And what about Congress? They'll hang out to dry. Leave that to me. Jawahar and Sardar are like my sons. At my word, they will do or die. गांधी जी बड़े कॉन्फिडेंट थे कि पंडित नेहरू और सरदार पटेल उनकी सुन लेंगे। वो उनके पास जाते हैं ये ऑफर लेकर, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बनने दिया जाए। कुर्सी ज्यादा प्यारी है क्या देश? अब इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा बापू। तो देश रखो और कुर्सी जिन्ना को दे दो। लेकिन नेहरू और सरदार पटेल दोनों देख चुके थे कि जिन्ना किस टाइप का इंसान है। इंटरिम सरकार में महीनों तक मुस्लिम लीग के साथ काम करने के बाद वो किसी भी हालत में इस चीज को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। दोनों पंडित नेहरू और सरदार पटेल गांधी जी की इस रिक्वेस्ट को ठुकरा देते हैं। जीवन भर आपके पीछे चलता रहा, माफ कर जाओ, आज नहीं चल पाऊंगा। Sacrifices of so many cannot be, will not be forgotten in the face of the ambition of one man. गांधी जी के लिए ये एक बहुत ही दर्दनाक और शॉकिंग मोमेंट था, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक नेहरू और पटेल हमेशा गांधी जी की सुनते थे, उनकी बातें मानते थे और उन्हीं की राह पर चलते थे। लेकिन इस पॉइंट पर वो किसी भी हालत में हाँ करने को तैयार नहीं थे। अब जब पार्टीशन पर सहमति बन चुकी थी तो माउंटबेटन एक नया प्लान तैयार करते हैं, डिकी बर्ड प्लान। 2 मई 1947 को ये प्लान ब्रिटिश कैबिनेट में पास होता है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा ड्रामा देखने को मिलता है। माउंटबेटन ने अपने प्लान में एक अलग से क्लॉज जोड़ दिया था। इन्होंने कहा कि हर एक प्रोविंस के पास ऑप्शन है, या तो वो इंडिया के साथ जुड़े या पाकिस्तान के, या फिर वो इंडिपेंडेंट रहे। ये क्लॉज मेनली सिर्फ बंगाल प्रोविंस पर लागू होना था। अगर बंगाल वाला प्रोविंस चाहता है कि वो एक अलग देश बने, जो कि आज के दिन बन ही गया है, लेकिन उस वक्त चीफ मिनिस्टर सुहरावर्दी ने माउंटबेटन को यह साबित कर दिया था कि बंगाल के हिंदू कांग्रेस लीडर्स भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने के पक्ष में थे। तो माउंटबेटन की ये 3 नेशन थ्योरी थी। और पता है इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जिन्ना भी इस 3 नेशन थ्योरी के फेवर में थे। उनका मानना था कि बंगाल में रहने वाले लोग वेस्ट पाकिस्तान में रहने वाले लोगों से काफी अलग हैं, इसलिए वो एक अलग देश बने, इसमें उन्हें कुछ गलत नहीं लगता। लेकिन पंडित नेहरू को इस बात से बड़ी प्रॉब्लम थी। 559 प्रिंसली स्टेट्स, सबको अगर ये ऑप्शन दिया जाए कि इंडिया, पाकिस्तान या इंडिपेंडेंट रहना, तो देश बचा ही कहां। जब ये प्लान ब्रिटेन में पास हुआ तो माउंटबेटन ने इसे जिन्ना को दिखाने से पहले नेहरू को दिखाया। नेहरू ने जब ये पढ़ा तो उन्होंने अपना पूरा आपा खो दिया। उन्हें बहुत गुस्सा आया माउंटबेटन के ऊपर। उन्होंने सीधा कहा कि ये प्लान हमें आजादी नहीं दे रहा है, ये प्लान भारत को तोड़ने की बात कर रहा है, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर रख देगा ये इंडिया को, हमें बैल्कनाइजेशन देखने को मिलेगी। These Maharajas are left to their own devices. India will be divided into 500 fragments. It will not come to this. What if it does? After 3 centuries of divide and rule, leave us at fragment and quit.
माउंटबैटन को लगा नहीं था कि नेहरू इतने नाराज होंगे इस प्लान को देखकर, तो वो तुरंत पॉलिटिकल रिफॉर्म्स कमिश्नर वीपी मेनन के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि एक नया पार्टीशन प्लान तैयार करो। मेनन ने माउंटबैटन के निर्देशों के अनुसार इस काम को लंच और डिनर के बीच सिर्फ कुछ 6 घंटे में पूरा कर लिया। वीपी मेनन ने यह सलाह दी कि पावर को 2 इंडिपेंडेंट ब्रिटिश डोमिनियंस इंडिया और पाकिस्तान में ट्रांसफर कर दिया जाए और प्रोविंसेस का बंटवारा उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के आधार पर किया जाए। इकलौती एक्सेप्शन इसमें होगी बंगाल और पंजाब, जिनको 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। जिन्ना ने शुरू में इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान में रेफरेंडम होना चाहिए। वीपी मेनन ने जिन्ना की रेफरेंडम वाली मांग मान ली और कांग्रेस को यह आश्वासन दिया कि प्रिंसली स्टेट्स की इंडिपेंडेंट रहने की संभावना कम से कम कर दी जाए। माउंटबैटन ने भी प्रिंसली स्टेट्स के लिए किसी भी तरह के डोमिनियन स्टेटस को खारिज कर दिया और उन्हें सलाह दी कि वो या तो इंडिया या पाकिस्तान में से किसी एक को चुने, और ये चुनते वक्त भी वो अपनी ज्योग्राफिकल कॉन्टिग्यूटी देखें कि ज्योग्राफिकली वो किस एरिया में ज्यादा पास है और उस हिसाब से अपना डिसीजन लिया जाए। अगस्त 1947 तक आते आते प्रिंसली स्टेट्स के लिए कुछ हद तक इंडिपेंडेंट रहने की संभावना थी। कोई प्रिंसली स्टेट चाहती तो वो कुछ हद तक ऑटोनॉमी रख सकती थी, लेकिन डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन और कई सारे मामलों में उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर रहना पड़ता, इसलिए ये सिर्फ नाम की ऑटोनॉमी होती। 3 जून 1947 फाइनली ये नया प्लान सामने रखा जाता है और इस बारी हर कोई इसे स्वीकारता है। पंडित नेहरू, पटेल, जेबी कृपलानी, बलदेव सिंह, जिन्ना, लियाकत अली खान और अब्दुल राम निश्तार, ये सब लोग एक कॉन्फ्रेंस टेबल पर बैठे थे माउंटबैटन के साथ और यहां पर इस प्लान को कलेक्टिवली इंडोर्स किया जाता है। इसकी भी कई सारी रियल फोटोज आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोई भी पूरी तरीके से खुश नहीं था, हर किसी को किसी न किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था। लोगों को इस बात की चिंता थी कि ये पार्टीशन आखिर होगा कैसे। क्या सभी मुसलमानों को इंडिया छोड़ना पड़ेगा या उन्हें जबरदस्ती बाहर किया जाएगा? प्रिंसली स्टेट्स अपनी अलग लड़ाई लड़ रहे थे, क्या वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होने की कोशिश में सफल होंगे? इन सारे सवालों के जवाब अभी भी अधूरे थे, लेकिन 15 अगस्त साल 1947 मिडनाइट को पंडित नेहरू इंडिया का झंडा लहराते हैं और इंडिया को मिलता है फ्रीडम एट मिडनाइट। आगे जो पार्टीशन होता है, करीब 1.5 करोड़ लोग माइग्रेट करते हैं, 10 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और रातों रात जबरदस्ती रिलीजियस कन्वर्जन्स देखने को मिलती हैं। 75,000 से ज्यादा महिलाओं की किडनैपिंग्स और रेप्स होते हैं। यहाँ ये भी अपनी अलग कहानी है कि कैसे सारी प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट करने का काम किया जाता है सरदार पटेल के द्वारा। इस पर एक अलग वीडियो बन सकता है। अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो जरूर मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा सोनी लिव पर यह वेब सीरीज फ्रीडम एट मिडनाइट। मैंने जो आपको एक कहानी सुनाई एक शॉर्ट वर्जन था। एक्चुअली में ये सीरीज 7 एपिसोड लंबी है, हर एक एपिसोड 40 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया हूं। बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और भी ज्यादा ऐसी अननोन चीजें जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जैसे कि सरदार पटेल और पंडित नेहरू की दोस्ती कैसी दिखती थी, एक दूसरे से वो किन चीजों में सहमत थे और किन चीजों में उनकी असहमति सामने आती थी, एक दूसरे से उनके विचार एक्चुअली में कितने मिलते जुलते थे। इस चीज को बहुत बढ़िया और डिटेल्ड तरीके से डिपिक्ट किया गया है, इसलिए मैं ये सीरीज जरूर रेकमेंड करूंगा। और आजकल वैसे भी कई सारी फिल्में बनती हैं हिस्ट्री पर जिनमें ढेर सारा प्रोपेगेंडा मिला होता है, चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, लेकिन इस सीरीज में ऐसा नहीं है। ये सीरीज पूरी तरीके से किताब पर आधारित है और ये किताब 1975 में लिखी गई थी, बहुत भारी रिसर्च के बाद। किताब को लिखने वाले ऑथर्स ने डायरेक्टली इंटरव्यूज लिए थे माउंटबैटन के, तो अगर इस बुक को पढ़ने का भी मौका मिले जरूर पढ़कर देखना। उम्मीद करता हूं ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर पसंद आया तो 2 और वीडियोस मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा जो इससे पिछले इवेंट्स के बारे में है। पहला ये वीडियो क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर 1942 से लेकर 45 में जो इवेंट्स हुए थे उनकी डिटेल में बात करी है मैंने। दूसरा ये वीडियो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर, जिसमें सारे रिलेटेड इवेंट्स इंडियन नेशनल आर्मी और नेताजी बोस की कहानी पर बताए हैं। यहां क्लिक करके आप क्विट इंडिया मूवमेंट वाला वीडियो देख सकते हैं और यहां क्लिक करके आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला वीडियो देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।